गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ठोस अवस्था पाठ का हमारा सबसे लास्ट पार्ट, जिसमें हम पदार्थों में चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि जो पदार्थ होता है वह परमाणुओं से मिलकर के, आप सब जानते हैं कि जो पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, जिसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है ना। तो ये जो परमाणु है इसके केंद्रीय भाग में नाभिक होता है, और हम जानते हैं इनके बाहर इन कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इनका मोशन दो तरह का होता है। ये दो तरह की गति यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। एक तो ये इस कक्षा में घूम रहे हैं, है ना। ये कौन सा मोशन है? ये है इन इलेक्ट्रॉन का कक्षकीय गति। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की कक्षकीय गति। कक्षकीय गति मीन्स जब ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर इस कक्षा के अंदर गति करते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर चक्रण। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरह से गोल गोल घूम रहा है, तो इस कक्षकीय गति के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी घूम रहा है। देखिए, ये पेन को हम एक इलेक्ट्रॉन समझते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है, तो ये घूमते हुए अपने अक्ष पर भी घूम रहा है। ये इस तरह से अपने अक्ष पर भी घूम रहा है और नाभिक के चारों तरफ भी घूम रहा है। यानी ये अपने अक्ष पर घूमते हुए नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है। बच्चों, अगर आपने शक्तिमान देखा हो तो आप जानते हो शक्तिमान जब इस तरह से घूमता है तो वो अपने अक्ष पर भी घूम रहा है और चारों तरफ भी घूम रहा है। तो इसी तरह का मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों तरफ। तो जब यह इस तरह दो तरह की गति प्रदर्शित करता है, तो देखिए क्या होता है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है। इसके ऊपर ऋणावेश होता है, और जब ऋणावेश गति करता है तो यह अपने चारों तरफ, देखिए ये इस तरह से गोल गोल घूम रहा है एक लूप में। और हम जानते हैं कि जब करंट एक लूप में प्रवाहित होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की गति से क्या होगा? धारा उत्पन्न होती है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो डेफिनेटली धारा उत्पन्न होगी। अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहा है तो धारा इसके विपरीत दिशा में उत्पन्न होगी, करंट, है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में गति कर रहा है तो विद्युत धारा इस दिशा में उत्पन्न होगी। और हम जानते हैं फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम, और हमने ऐसे नियम पढ़े हैं। जब विद्युत धारा की दिशा को हम अपनी उंगलियों से प्रदर्शित करते हैं तो जो अंगूठा है वह चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को बताता है। अगर विद्युत धारा इस दिशा में बह रही है ना, तो मेरी उंगलियों की दिशा विद्युत धारा की दिशा को बता रही है। तो ये जो अंगूठा है ये किसको बताएगा? विद्युत चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को। तो देखिए, ऐसे ही मैंने यहाँ चित्र में समझाया है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये प्लस नाभिक है, क्योंकि नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स के कारण। तो इलेक्ट्रॉन की ये दिशा है। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से गति कर रहे हैं तो आई यानी करंट जो है वह इस दिशा में उत्पन्न होगी, और अगर करंट इस दिशा में है तो ये जो चुंबकीय आघूर्ण है वो नीचे की तरफ उत्पन्न होगा। इसलिए चुंबकीय आघूर्ण को मैंने नीचे बताया है। यहाँ देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वह इस दिशा में है, घूम रहे हैं, तो जो करंट है वो इस दिशा में उत्पन्न होगी, ऐसे, है ना। ये देखो ऐसे। और अगर ये इस दिशा में करंट बहेगी तो चुंबकीय आघूर्ण ऊपर की दिशा में होगा। तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण की दिशा उत्पन्न है। अब आप समझ गए कि जो एक परमाणु है वो एक चुंबकीय आघूर्ण की तरह काम कर रहा है। यानी अब हम जब परमाणु की बात करेंगे तो एक परमाणु मीन्स उसका चुंबकीय आघूर्ण, है ना। तो ये जो एक एटम है वो एक एटमिक मोमेंट की तरह, डाइपोल की तरह यहाँ पर काम करेगा। तो अब देखिए, चुंबकीय आघूर्ण जो है वह चुंबकीय आघूर्ण की इकाई बोर मैग्नेटोन होती है। एक नंबर में सीधा सिंपल आरबीएससी में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि चुंबकीय आघूर्ण की इकाई क्या है, तो आपको लिखना है बोर मैग्नेटोन BM। अब देखिए, जो पदार्थ होते हैं क्रिस्टलीय पदार्थ, उनमें चुंबकीय गुणों के आधार पर, उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर हमने पदार्थों को 5 श्रेणियों में विभक्त किया है। सबसे पहली श्रेणी है अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरी है प्रतिचुंबकीय, थर्ड है लोह चुंबकीय श्रेणी, और चौथी है प्रतिलोह चुंबकीय एंटीफेरोमैग्नेटिज्म, और पांचवी है फेरी चुंबकत्व यानी फेरी मैग्नेटिज्म। तो हम बहुत आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, अनुचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं
इसको इस तरह से समझिए। देखिए बच्चों, सपोज़ किसी परमाणु में के किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है ना? तो हम कैसे बताते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में घूर्णन कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में, क्योंकि दोनों का घूर्णन सेम नहीं हो सकता, है ना? ये हमने कौन से नियम में पढ़ा है? हमने देखा है ये हुंड के अधिकतम बहुलकता सिद्धांत में, कि जब तक सभी इलेक्ट्रॉनों का सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाए तब तक उनका युग्मन नहीं हो सकता। तो हमने इसका युग्मन कर दिया है। हम जानते हैं पाउली का नियम, जो ये कहता है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक ही कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान भी समान नहीं हो सकते। इसका मतलब होता है कि अगर एक ही कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान समान हो सकता है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर s का मान समान नहीं हो सकता है। अगर इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर +½ है तो दूसरे के लिए डेफिनेटली -½ होगा। इट मीन्स कि जब ये नाभिक के चारों तरफ स्पिन करते हैं, तो जब अपने अक्ष पर घूमते हैं ये नाभिक के चारों तरफ, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ना? तो देखिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब हमने यहाँ पर बनाए हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, सपोज़ उस चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ऊपर की तरफ है और इस इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो नीचे की तरफ है, तो इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कैसे होगी? नीचे की तरफ। तो ये चुंबकीय आघूर्ण इस चुंबकीय आघूर्ण को कैंसल कर देगा, यानी नष्ट कर देगा। तो ओवरऑल इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों, म्यू। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मान है वो 0 हो जाएगा। तो अब देखिए, अगर किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो उनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा? 0, 0। तो यहाँ हम बात कर रहे थे अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अयुग्मित का मतलब है कि जैसे सपोज़ मेरे पास में ये कोई कक्षक है और मैंने ये पी कक्षक ही बना दिया, तो पी कक्षक में या तो कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसे अयुग्मित पड़ा हुआ है तो इसके कारण चुंबकीय आघूर्ण होगा। अच्छा, अगर अयुग्मित 3 इलेक्ट्रॉन है तो इन तीनों के कारण चुंबकीय आघूर्ण होगा और वो आपस में जुड़ेगा। अच्छा देखिए, अब मैंने 4 इलेक्ट्रॉन भरे पी कक्षक में, तो इन दोनों के कारण कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं होगा, लेकिन इन दोनों के कारण होगा, है ना? अगर इसमें भी युग्मन हो जाए तो इन दोनों के कारण नहीं होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी ये जो थर्ड वाले कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इसके कारण चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो इसके कारण चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उपस्थित हमारे पास किसी कक्षक में, तो इसके कारण चुंबकीय आघूर्ण होगा, और इस चुंबकीय आघूर्ण के कारण ये जो परमाणु है और उस परमाणु के बाद ये जो परमाणु जिस पदार्थ में है उसमें चुंबकीय आघूर्ण होगा, और चुंबकीय आघूर्ण के होने से ये जो पदार्थ हैं ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। जब इनको हम किसी चुंबकीय क्षेत्र के पास में ले जाते हैं तो ये पदार्थ उनसे प्रबल रूप से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सीजन Cu+2, Fe+3, VO2, TiO, टाइटेनियम ऑक्साइड Ti2O3 एंड कॉपर ऑक्साइड CuO। ये अनुचुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल्स हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ बहुत सिंपल हैं। जब किसी भी परमाणु में, यानी पदार्थ के किसी भी परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसे हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते हैं। एग्जाम्पल है NaCl, H2O, C6H6। थर्ड टाइप जो है लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? देखिए बच्चों, जो परमाणु होते हैं, परमाणु में जो उन पदार्थ के परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्णों को मैंने प्रदर्शित किया है। सपोज़ किसी चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इस तरफ है, किसी की ऊपर है, किसी की नीचे है, किसी की इधर है, किसी की इधर है, तो इस कारण से इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो नष्ट हो जाता है, कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जब हम इस पदार्थ को, है ना, यानी इस पदार्थ के छोटे छोटे खंड को, या इस पूरे पदार्थ के एक छोटे से हमने खंड को, उसे हम डोमेन कहते हैं, है ना, तो इस पदार्थ को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये जितने भी चुंबकीय आघूर्ण हैं परमाणुओं के, ये सभी एक ही दिशा में अभिविन्यसित हो जाते हैं। यानी पहले तो ये इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन जब हमने इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो सारे के सारे
जो परमाणु थे वो एक ही दिशा में अभिविन्यसित हो जाते हैं। इन सब का चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में अभिविन्यसित हो जाता है। इस तरह के पदार्थ को हम लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं लोहा, कोबाल्ट, निकल, गैडोलीनियम, क्रोमियम ऑक्साइड। एंटीफेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? प्रति लोह चुंबकीय, जब इन पदार्थों के इस छोटे से खंड को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं कि एक का चुंबकीय आघूर्ण ऊपर है तो एक का नीचे, एक का ऊपर है तो एक का नीचे, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में अभिविन्यसित हो जाते हैं। और एक दूसरे के विपरीत दिशा में अभिविन्यसित हो जाने से ये एक दूसरे का चुंबकीय आघूर्ण नष्ट कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों मैंगनीज ऑक्साइड। पांचवा जो हमारा लास्ट टाइप है वो है फेरी मैग्नेटिज्म, यानी कि फेरी चुंबकीय पदार्थ। जब इन पदार्थों को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इनके जो चुंबकीय आघूर्ण होते हैं वो अनियमित रूप से अभिविन्यसित हो जाते हैं। जैसे देखो, दो के चुंबकीय आघूर्ण ऊपर की दिशा में है तो एक नीचे है, फिर एक ऊपर है तो दूसरा नीचे, फिर दो ऊपर है फिर ये नीचे है, मतलब अनियमित रूप से ये अभिविन्यसित हो जाते हैं। इसका उदाहरण है प्यारे बच्चों मैग्नेटाइट। ये जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, फेरी चुंबकीय पदार्थ, इनको जब हम गर्म करते हैं तो इनका ये चुंबकीय आघूर्ण पूरा ही नष्ट हो जाता है, यानी ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं गर्म करने पर। ये आपको याद रखना है। इस चैप्टर का जो लास्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है पैराविद्युतता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक नया टॉपिक है यह और जिस पे अभी भी रिसर्च चल रहा है। ये क्या है प्यारे बच्चों? इस प्रभाव में क्या होता है, जब हम किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ को गर्म करते हैं, यानी गर्म कर रहे हैं या ठंडा कर रहे हैं, कुल मिला के हम उसके ताप में परिवर्तन कर रहे हैं, तो टेम्परेचर में चेंज करने से उसके अंदर विद्युत उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रभाव को हम पैराविद्युतता कहते हैं। यानी पायरो का मतलब होता है आग, और इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, यानी आग से विद्युत। अब यहाँ पे कोई हमने आग नहीं जलाई है, लेकिन हमने उस पदार्थ को या तो गर्म किया है या ठंडा किया है, तो तापांतर से विद्युत का उत्पन्न होना ही पैराविद्युतता कहलाता है। एक्चुअली होता क्या है प्यारे बच्चों, कुछ पदार्थ में नेचुरली उसके अंदर ध्रुवणता पाई जाती है, पॉलरिटी पाई जाती है, और जब उसके अंदर पॉलरिटी है और फिर आपने उसके ताप में परिवर्तन किया है तो उसमें वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, यानी वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, और वोल्टेज में डिफरेंस होने से, वोल्टता उत्पन्न हो जाने से उसके अंदर धारा प्रवाहित होती है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको आप याद करना। इसका एक एग्जाम्पल है गैलियम नाइट्राइड, है ना, इसका एक एग्जाम्पल है, हो सकता है वो भी पूछ लें अपन से, तो वो आप लिख ले गैलियम नाइट्राइड। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Ga और N, गैलियम नाइट्राइड, GaN, राइट, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ठोस अवस्था चैप्टर है प्यारे बच्चों वो ख़त्म होता है। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स उतार लें, और नहीं तो नोट्स में आपको अलग से पूरे सेंड करूँगी।